सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मैं हूँ हैदर अवान और मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में मौलाना तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला हुआ। मौलाना तकी उस्मानी खैरियत से हैं। मौलाना तकी उस्मानी की गाड़ी पर नर्सरी के करीब फायरिंग हुई। गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकार शहीद हुआ जबकि ड्राइवर जख्मी हुआ है। नीपा चुरंगी पर फायरिंग से मौलाना शहाबुद्दीन और पुलिस एहलकार सनोवर खान शहीद हुए। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप? कुछ ही देर पहले अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हुए हैं। कराची में मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना शहाबुद्दीन को टारगेट किया गया। दोनों गाड़ियां जो थी वो मदरसा दारुल उलूम के ज़ेर इस्तेमाल थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक अफसोसनाक वाक़े पर पूरी कौम से दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक किस्म की साजिश है। यूँ समझिए कि मुल्क में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी जो बरकरार है और अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। पाकिस्तान में कोई सुन्नी शिया मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है पाकिस्तान में कि जहाँ मसालिक के दरमियान हम आहंगी ना हो। तो दुश्मन ने वार किया है। ये अगर आपको याद हो तो इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक भारत में इंतखाबात का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात की तवक्को भी की जानी चाहिए और इस तरह के वाक़यात से होशियार भी रहना चाहिए कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान में किसी भी तरह की बेइत्मीनान कैफियत को फ़रोग़ देने के लिए भारत या कोई भी दुश्मन इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। आज ऐसा ही हुआ और मौलाना तकी उस्मानी साहब जो कि पाकिस्तान का असासा है, मौलाना तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान का सरमाया है और मौलाना तकी उस्मानी साहब जैसी शख्सियात, उन्होंने हमेशा इत्तेहाद बैनुल मसालिक की बात की है। उन्होंने कभी भी फ़िरक़ेवारियत की बात नहीं की। तो एक दिन पहले अगर आप देखें, कल 13 रजबुल मुरज्जब यानी मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम विलादत, और आज ये वाक़यात का होना, ये कोशिश की जा रही है कि ये दिखाया जाए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी नहीं है। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी है। पाकिस्तान में सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। पाकिस्तान में सुन्नी शिया मिसाली इत्तेहाद मौजूद है। किसी सूरत में इस इत्तेहाद को कोई तक नहीं पहुँच सकती, कोई इसको तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। हाँ, लेकिन ये जो वाक़यात हुए हैं इनसे निमटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो उलमाए किराम हैं, मौलाना शाहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इनका जिस मसलक से ताल्लुक़ है उस मसलक के पैरोकार बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है। और इसी तरह से मुझे अब खतरा इस बात का है जो मैं इजहार करना चाहता हूँ, और वो ये इस पर अलर्ट होना चाहिए सबको कि अब इमाम बारगाहों की हिफाजत की जाए, अब अहले सुन्नत की मसाजिद की हिफाजत की जाए, क्योंकि दुश्मन की निगाह पाकिस्तान में फ़िरक़ेवारियत फैलाने की है और हमें इसे कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि ना अवाम, ना उलमाए किराम, ना मीडिया, ना हुकूमत, ना तमाम अफराद, कोई है ही नहीं फ़िरक़ेवारियत फैलाने वाला। यहाँ सब फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी रखते हैं। तो उनकी एहलिया के लिए मैं दुआ गो हूँ। उनके पोते पोतियाँ भी गाड़ी में मौजूद थे। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है इमरान उस्मानी से, जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साहबजादे हैं। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया अम्मी ठीक है, उनको थोड़ी चोटें लगी हैं और अब्बू की तबीयत भी बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो मुहाफ़िज़ शहीद हुए उनकी शहादत पर वो अफसरदा है। तो इमरान से मेरी बात हुई है, मौलाना साहब ठीक है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और ऐसे वाक़यात से महफूज रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जब तक भारत में इलेक्शंस नहीं होते हैं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेटली थ्रेट्स भी थे, तो उसके बावजूद अगर सिक्योरिटी के हवाले से भी देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि इन तंजीमों के ये जितने भी मेंबरान हैं इनको अब सिक्योरिटी जो है इनकी बढ़ा देनी चाहिए? ये बिल्कुल आप सही फरमा रही है, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। मैंने तो आपसे इसलिए पहले ही अर्ज कर दिया कि जो अहले तशय्यो मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम हैं उनको भी अब हैं, जो अहले सुन्नत मकतब फ़िक्र के हैं, जो देवबंद मकतब फ़िक्र के हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, जो अहले हदीस के हैं, सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाक़या एक तरफ इशारा कर रहा है कि इसका रिएक्शन से मुराद ये कि जो दुश्मन का रिएक्शन है कि वो यहाँ नाकाम हो गया, वो यहाँ अल्लाह ताला ने महफूज रखा मौलाना तकी उस्मानी साहब को, तो यहाँ वो नाकाम हो गया। अब जब वो यहाँ नाकाम हुआ है तो उसकी कोशिश होगी वो कहीं और ऐसा वाक़या करे। तो इसलिए हमें बहुत ही विजिलेंट रहना है और इनकी हिफाजत के लिए मजीद इक़दाम करने हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका जहां आपने इस बात की वजाहत की, वहां एक बहुत खूबसूरत पैगाम भी आपने दिया कि पाकिस्तान यकीनन मुत्तहिद है, अमन कदाई है और फिरका वारियत नहीं है यहाँ पे। यही पैगाम यकीनन दुश्मन के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है कि हमें ऐसे वाकयात पर जो है रहना चाहिए और मुत्तहिद रहना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, पाकिस्तान में कोई फिरके वारियत नहीं है, पाकिस्तान में फिरके वारियत हम आहंगी मौजूद है। पाकिस्तान सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, अहले सुन्नत, इन सब का एक गुलदस्ता है, महकता हुआ गुलदस्ता है, खूबसूरत गुलदस्ता है। पाकिस्तान में किसी भी किस्म का तासुब नहीं है, असबियत नहीं है और मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते इंतहाई अफसोसनाक वाक़या न्यूजीलैंड में भी पेश आया था। इस्लाम फोबिया जो है वो फैलता जा रहा है। आज पाकिस्तान में ऐसा वाक़या होना, आप खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपको क्या लगता है कि मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं मदारिस की सिक्योरिटी के लिए, और जो जितने भी हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरह से यकीनी बनाई जाए? देखिए, सबसे पहले तो एक जो सबसे खतरनाक बात थी, जो मुझे अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुझे इत्मीनान हुआ, अगर खुदा न खास्ता ये मर चुके बैतुल मुकर्रम मस्जिद कराची में है, गुलशन इकबाल में, और यहाँ हर जुम्मे को जब कराची में होते हैं मुफ्ती साहब तो नमाज पढ़ाते हैं, तो खुदा न खास्ता अगर मस्जिद में हो जाता है वाक़या, अल्लाह न करे खातम बदैन, तो फिर आप मुझे बताएं कितने जाने जाया हो सकती थी। लिहाजा ये इस वक्त सिक्योरिटी का ये बहुत ही हसास मामला है। तमाम मदारिस, तमाम मसाजिद, और सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो हसास हैं, जिनके बारे में हसास इदारों को रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि यहाँ कोई वाक़या हो सकता है या इम्कानात हो सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। और उसके अलावा किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी की इजाजत न दी जाए। पैम्फलेट्स कोई ऐसे निकले, कोई अगर ये फैलाने की कोशिश करे कि ये सुन्नी शिया कोई मामला हो रहा है, उनको पकड़े फौरन, बिल्कुल पकड़े। ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं, किसी किस्म का कोई सुन्नी शिया नहीं मसला नहीं है पाकिस्तान में, और उन लोगों पे नजर रखी जाए जो इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मसालिक के दरमियान नफरत फैलाए, उनको भी फौरन पकड़ा जाए कि उनको भी, ताकि ये इश्तियाल अंगेज पैम्फलेट या तहरीरें या मसाजिद के बाहर कोई चीजें या कुछ ऐसा काम ना हो सके कि खुदा न खास्ता आग लग जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान के तो चले भारत की जानिब से भी खतरा है, लेकिन जिस तरह हालात पैदा हुए हैं, पिछले हफ्ते से न्यूजीलैंड में हमला हुआ, फिर बरतानिया की मसाजिद में भी हमले हुए, तो ये जो दुश्मन हैं वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं, तो सिर्फ भारत की वजह से नहीं, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो दुश्मन है इस्लाम के वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जिस तरह वजीर आजम न्यूजीलैंड को भी अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो हमें तो वैसे ही बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं तो भारत की सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल दुश्मन हमारा खुला हुआ है, और दुश्मन हमारा वो है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई, लेकिन जैसा कि आपने न्यूजीलैंड की मिसाल दी, मैं उस औरत को तो सलाम पेश करता हूँ कि जिसने वजीर आजम न्यूजीलैंड है, जिन्होंने बाकायदा न सिर्फ ये कि आज हदीस से आगाज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर आज उन्होंने आगाज किया, और उन्होंने वहां पर एक ऐसी फजा पैदा कर दी है जिससे ये कम से कम पता चलता है कि हम करीब हो सकते हैं एक दूसरे से, हम अहले किताब एक दूसरे के करीब हो सकते हैं अगर हम बातचीत करें। क्योंकि वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयुसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तुम किसी के खुदा को बुरा मत कहो कि कहीं पलट कर वो तुम्हारे खुदा को बुरा न कह दे। तो हम एक हो सकते हैं, हम मिलकर बात कर सकते हैं, हम अहले किताब भी एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अमल होने चाहिए जैसे कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने किया, या ऐसे अमल होने चाहिए कि जो कि मुसलमान वहां पर कर रहे हैं, कि लोगों को इस्लाम में घसीट नहीं रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे, बल्कि लोग खुद उनसे पूछने आ रहे हैं, कुरान की तालीमात बताइए, कुरान के बारे में बताइए। बिल्कुल मैं इसी तरह से यहाँ पर कहूंगा कि ऐसे वाकयात जो करने वाले लोग हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो सुन्नी है, ना वो शिया है, ना वो देवबंदी है, ना वो वहाबी है, ना वो बरेलवी है, वो किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखते। उनका मसलक सिर्फ दहशतगर्दी है, उनका मसलक सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अनारकी फैलाना है और एक दूसरे को कत्ल करना है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया डॉक्टर साहब, ये मोहब्बत ही है जो हमें मुत्तहिद कर सकती है, एक कर सकती है। आमिर लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शहर कायद में एक बार फिर दहशतगर्दी, नीपा चौरंगी और नर्सरी में फायरिंग से 2 अफराद शहीद, 2 जख्मी हो गए। मारूफ आलमदीन मौलाना तकी उस्मानी हमले में महफूज रहे।
कराची में एक बार फिर दहशत का राज। राशिद मिनास रोड नीपा चौरंगी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने एक कार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कार में सवार जामिया दारुल उलूम कराची के मौलाना शहाबुद्दीन जख्मी और उनके ड्राइवर सनोबर खान मौके पर ही शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट पहने हुए 4 मुल्जिमान ने दोनों जानिब से कार पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग 9mm पिस्टल से की गई। जाया वकुआ से 9mm पिस्टल के 9 खोल मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा। ATF 2010 की नंबर प्लेट वाली टोयोटा करोला कार जामिया दारुल उलूम कराची के नाम पर रजिस्टर्ड है। वाकये में शहीद होने वालों की लाशें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। दूसरी जानिब नर्सरी पर भी नामालूम मुल्जिमान ने दूसरी कार पर भी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना तकी उस्मानी बाल बाल बच गए, जबकि फायरिंग के नतीजे में इनके पुलिस गार्ड शहीद हो गए और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। शहीद पुलिस गार्ड की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमले के दौरान मौलाना तकी उस्मानी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। पुलिस हुक्काम ने वाकये को टारगेट किलिंग करार दिया है। इंचार्ज PCTD उमर खिताब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी तक तो ये थोड़ी देर हुई है, इसको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हमने। जो इब्तिदाई इत्तलात है उसके मुताबिक ये जो गाड़ी है इसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइविंग सीट पे, उसके बराबर में था वो गार्ड था। जिस वक्त वो ये पुल नीचे उतरे थे तो पुल से नीचे उतरते हुए गाड़ी पे फायरिंग हुई है। गाड़ी बेकाबू होकर एक ठेले में लगी आके, और उसके बाद यहाँ छिपा की एम्बुलेंस थी उससे टकरा के गाड़ी रुक गई है। टेररिस्ट ने लेफ्ट साइड से फायरिंग की है। 7 गोलियां लगी हैं गाड़ी के ऊपर, जिसमें से मेरे ख्याल में जो है वो दहशतगर्दों को लगी हैं और उसको जो शहीद हो गए उनको लगी हैं। और अभी तक जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग हो सकते हैं, इसकी कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास। उसके बाद दहशतगर्द जो फरार हो गए हैं और ये मुमकिन तौर पर इनका ताक़ुब किया गया और बाकायदा रैकी के साथ ये काम हुआ है। और ये कराची में होने वाली हालिया फिरका वाराना दहशतगर्दी में जो इजाफा हो रहा है, ये उसके ताने बाने मुझे लगते हैं इसमें। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि IG सिंध कलीम इमाम ने वाक़ये पर मीडिया ब्रीफिंग दी। आज के वाक़ये की अभी डिटेल्स आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर वे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सिंध पुलिस के जवान ने एक दफ़ा फिर अपनी शहादत दी है मौलाना साहब की जान बचाते हुए, और मज़ीद जब तफसील आएगी हम आपको बता सकेंगे। 2 गाड़ियों की फायरिंग की इत्तला आ रही है। मौलाना साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह ताला उनको अमान में रखे। हमारे कांस्टेबल शहीद हुए उनकी दिफा करते हुए, बिल्कुल उनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी, और इसी हवाले से आप देखें कि हमारे गनमैन की शहादत हुई है। पहले वाक़ये में जख्मी आमिर शहाब की हालत तशवीशनाक है। SSP गुलाम अस्कर मुयस्सर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पर खान जो कि गार्ड है, गनमैन है इस गाड़ी के अंदर, वो जहाँ बहक हुआ है, और उसके साथ एक आमिर शहाब या आमिर शादाब गालिबन उसका नाम है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है और अभी ऑपरेशन थिएटर में है जना हॉस्पिटल में। और बाकी वाक़या जो है ये टारगेट किलिंग का बज़ाहिर नज़र आता है। तो गाड़ी को चेज़ किया गया है और जो ही गाड़ी स्लो हुई है रैंप से उतरने के लिए, तो उस गाड़ी के बाईं जानिब से फायरिंग की गई है। 9mm के खोल हमें मौके से 9 मिले हैं, और जो आई विटनेस यहाँ पे बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर अगली सीटों पे बैठे हुए 2 अशखास को जो है वो टारगेट किया गया और एक ही समत से फायरिंग की गई है। मोटरसाइकिल सवार हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, उन्होंने फायरिंग की है और गाड़ी आके फिर यहाँ पे एक जूस का ठेला है उसमें आके टकराई है और गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। मौके से हमने एविडेंस लिए हैं और फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक यूनिट को हमने कॉल किया है, और CCTV फुटेजेस वगैरह लेके और इसमें जो पेशरफ्त होगी वो आगे आपको बताई जाएगी। और आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर मरियम नवाज ने धरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म का चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स को इजाजत नहीं मिली। चेकअप ना किया गया तो बीमारी में शिद्दत आ सकती है। इजाजत ना मिली तो कल से जेल के बाहर धरना दूंगी। आपको बताते चले, तमाम तर सूरत हाल के साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर मरियम नवाज ने धरने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट शेयर किया है जिसमें वो लिखती हैं कि साबिक वज़ीर आज़म का चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स को इजाजत नहीं दी जा रही, और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चेकअप नहीं किया गया तो उनकी बीमारी में शिद्दत आ सकती है। इजाजत ना मिली तो कल जेल के बाहर धरना दूंगी। जेल के बाहर धरना दूंगी अगर मिलने की इजाजत ना दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर मरियम नवाज ने धरने का ऐलान कर दिया है और इसका इजहार उन्होंने अपने ट्वीट में किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा
है कि साबिक वजीर आजम का चेकअप करने के लिए डॉक्टरों को इजाजत नहीं मिली, चेकअप ना किया गया तो बीमारी में शिद्दत आ सकती है। इजाजत ना मिली तो कल से जेल के बाहर धरना दूंगी। आपको यह भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज सूबाई वजीर इत्तलात शमशान बुखारी ने भी यह कहा था कि वो जब मिलना चाहें उन्हें इजाजत दी जाएगी, मगर इजाजत नहीं दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का एक और सख्त ट्वीट। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि ये क्या बयानिया है, क्या अब जिंदगी फसादियत पर मबनी एक ड्रामा बनकर रह गई है? अगर आप स्क्रिप्ट के मुताबिक ना चले तो गद्दार कहलाएंगे, खुद को अपने और अपने बयानिए के गिर्द शिकंजा कसा हुआ महसूस करेंगे। मेरा अपना नजरिया है, आपके बयानिए की तरह तब्दील नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में आम लोगों को दावत देते हुए कहा, पढ़ो, सोचो, बोलो और फस्तायत के नुमाइंदों को नजरअंदाज करो। तो आपको बताते चलें, ट्विटर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक और सख्त पैगाम शेयर किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि ये क्या बयानिया है, क्या अब जिंदगी फस्तायत पर मबनी एक ड्रामा बनकर रह गई है? अगर आप स्क्रिप्ट के मुताबिक ना चले तो गद्दार कहलाएंगे। कि ये आप देख रहे हैं नीपा चुरंगी, जैसे ही ब्रिज पे अभी हम मजीद एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। कहते दो मोटरसाइकिलों पे 4 लोग ने हमला किया, उनकी 2 गाड़ियां थी, एक ब्लैक कार में खुद थे। पहले उनकी गाड़ी को हिट किया गया क्योंकि, और उसमें उनके साथ जो पुलिस का गार्ड था, पुलिस गार्ड फारूक, वो शहीद हो गया और उनके साथ जो ड्राइवर था सरफराज, वो जख्मी हुआ है। उनकी मौलाना साहब पिछली सीट पे बैठे थे अपने बच्चों के साथ, फैमिली सी उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे हैं। मैं उनसे ज़ाती तौर पे मिल के आया हॉस्पिटल में। वो वहाँ से निकल के सीधे हॉस्पिटल गए थे। उसके साथ साथ उनके साथ जो पिछली गाड़ी थी जो उनके साथ ही चलती थी, उसमें मौलाना आमिर शहाब साहब वो थे, वो शदीद ज़ख्मी हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं जना हॉस्पिटल में। उनके साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड था, वो उसने जामे शहादत नोश किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कराची का अमन वापस आ रहा है, ऐसी शख्सियत को टारगेट करना, ये एक जो फिरका वारियत की थोड़े बहुत इंसिडेंट हुए 5-6 महीनों में कराची में, ये हम उसको एक कंटिन्यूएशन नहीं समझते। जो हमारी सरे-दस इनिशियल हमारी प्रोब है, ये एक हम समझता हूँ एक साजिश थी, क्योंकि 23 मार्च भी आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह PSL अच्छा गुजर गया। तो दुश्मनों, मैं कहूँ जिस तरह चाइनीज़ काउंसलेट पे हमला था, तो उसमें ये बात सामने आई कि अक्रॉस द बॉर्डर्स हमारे दुश्मन उसमें इन्वॉल्व थे। और इसमें भी हम समझते हैं जो हमारी इनिशियल प्रोब है, मैं ये बार बार कहूँगा कि हम मज़ीद इसको ओपन हेडेड करेंगे इस तफ्तीश को, कि मज़ीद जो हम मिलाएंगे। अभी तक जो हमारी सरे-दस जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि कराची के अमन अमान को, बल्कि पाकिस्तान के अमन अमान को ख़राब करने की एक साजिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अमन की लहर आई हुई है तो उसको ख़राब करने की साजिश थी। मज़ीद हम जो अभी तक हमें 15 खोल 9 mm के मिले हैं जो हमलावरों ने उस पर इस्तेमाल किए हैं, इसके साथ साथ CCTV फुटेज जो आसपास थी हम उसको सिक्योर कर रहे हैं, उसको एग्जामिन करेंगे और मज़ीद जो भी शवाहिद हैं उसके मुतालिक हम आपको बताएं ब्रीफ। मैं गुजारिश, कौन मुलविस हो सकता है ये भी बता दें। कुछ ना 5-6 महीनों से मैं देख रहा हूं कि कराची में फिरका वारियत की हुई हैं। न्यू कराची में 2 वाक़यात, उस तरह वेस्ट कराची में हुए हैं और इसी तरह कोरंगी में एक वाक़या हुआ है, लेकिन उसमें कोई बड़ी शख्सियात नहीं थी और वो फिरका वारियत ही लगती थी। वो मकसद जो है देवबंद के मकतबा फ़िक्र को टारगेट किया गया था। लेकिन इस शख्सियत में, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं जो हमारी अभी तक की प्रोब है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, जो अभी तक हमारे पास बातें सामने आई हैं कि अभी क्योंकि मौलाना तकी उस्मानी साहब उस तरह की कैटेगरी में नहीं आते, देवबंद मकतबा फ़िक्र से हैं, लेकिन
ان کو ہر کنٹروورسی سے پاک ایک شخصیت ہے, ان کی شخصیت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگ دیکھتے ہیں. کبھی تھریٹس تو ہر کسی کو آ رہی ہیں, تھریٹس تو بہت زیادہ ملی ہیں, اسی وجہ سے ان کو سیکیورٹی بھی ملی ہوئی تھی, کیونکہ ہماری سپریم کورٹ کے حکم سے تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے. جس کو تھریٹ آتی ہے, اس کی درخواست آتی ہے, وہ ایگزامن ہوتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں, اس میں تمام اداروں کے لوگ ہوتے ہیں, اس تھریٹ کو ایگزامن کرتے ہیں, کیونکہ ہر ادارہ متحرک ہوتا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ اس کو کتنی سیکیورٹی ملنی چاہیے. تو مولانا صاحب کو بھی کارڈ ملی ہوئی تھی, لیکن ظاہر ابھی کے عملے کے بعد, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن نے وہاں پہ وار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے امن و امان خراب ہو, کیونکہ اس سے ہر مکتبہ فکر کا لوگ ڈسٹرب ہوتا, اس سے عام شہری بھی متاثر ہوتا, خدا نخواستہ اگر وہ ہٹ ہوتے ہی, اور ہر مکتبہ فکر کے, میں کہوں گا کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ ہر چیز سے یہ پاک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کل کتنی ہلاکتیں اس میں ہوئی؟ سینئر اینکر اور تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ سیاسی طور پر اندھے لوگوں کے ساتھ بحث سے پرہیز کیا جائے. ان لوگوں کو یاد بھی نہ دلایا جائے کہ ان کا لیڈر کل تک جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہتا رہا, اس کے ساتھ اتحاد NRO نہیں, کل یہ بھی پاکستان کے نام پر سیز فائر کی بھیک مانگیں گے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہی ہمیں جوائن کیا ہے. میر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ٹویٹر پر جو پیغام آپ نے شیئر کیا ہے, کیا مطلب ہے اس ٹویٹ کا, کیا مراد ہے؟ دیکھیے, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ملیشیا کے پرائم منسٹر مہاتیر محمد پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں, اور وہ یوم پاکستان کی جو پریڈ ہے یہ اس کے مہمان خصوصی ہیں. تو میں نے ایک صبح ٹویٹ کیا تھا جس میں نے الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا ہے انور ابراہیم صاحب, جو کہ ملیشیا کے فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, اور جن کو کہ مہاتیر محمد صاحب نے اپنے پچھلے دورے حکومت میں ان پر ایک الزام لگا کے تو ان کو جیل میں بند کروا دیا تھا. لیکن اب مہاتیر محمد اور انور ابراہیم جو ہے, انہوں نے ملیشیا کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر دیا. تو میں نے یہ صبح ٹویٹ کیا تھا کہ کیا جو یوم پاکستان کی پریڈ پر ہمارے مہمان خصوصی ہیں, انہوں نے جو انور ابراہیم کے ساتھ ایک مفاہمت کیا, کیا اس سے ہم کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس میری ٹویٹ پر جو تحریک انصاف کے کچھ میڈیا سیل کے لوگ ہیں, تو انہوں نے کافی گالی گلوچ کی, تو میں نے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا. لیکن پھر وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں عمر وحید صاحب, انہوں نے جب PTI والوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے عمر وحید صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی. تو پھر میں نے ان کو یہ مشورہ دیا ٹویٹر پہ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مشورہ بحث نہ کریں, کیونکہ یہ بول رہے ہیں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ چودھری پرویز بھائی کو کیا کہتا رہا ہے, اور بہت سے لوگوں کو یہ کیا کہتے رہے ہیں. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے تو یہ سمجھ جائیں کہ جی NRO ہو رہے ہیں اور صحافیوں نے پیسے کھا لیے ہیں. تو یہ کیونکہ کافی دنوں سے وہ تمام ٹی وی چینل جو تھوڑی سی اپوزیشن کی کوریج کرتے ہیں, یہ PTI کی طرف سے ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے لفافہ لے لیا. اس لیے میں نے عمر وحید صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ ان سیاسی طور پہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے اپنے ٹویٹ کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. اب تک کے لیے اتنا.